तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम नवंबर 2022 की कनौजी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हम मासिक घटनाओं का सार संहार के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर जो भी करंट अफेयर बनता है इसमें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले टॉपिक से है वो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो ये सवाल बनता है कि ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI, इनके द्वारा ये रिपोर्ट है जो जारी की जाती हैं। और ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 17 अक्टूबर 2022 को ये जारी की गई। और इस रिपोर्ट में कितने देशों में शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर सूचकांक के आकलन के अनुसार 111 देशों को है जो शामिल किया जाता है और यानी 111 देशों की सूचनाओं के आकलन के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और अब इस रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर क्या आंकड़ा हमें सामने आता है? तो यहाँ पर गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या जो उप सहारा अफ्रीका के अंदर है। और सेकंड नंबर पर बात की जाए तो दक्षिण एशिया के अंदर यहाँ पर सेकंड नंबर पर गरीब लोगों की संख्या है। उप सहारा अफ्रीका महाद्वीप में कितने लोगों की संख्या है? 579 मिलियन लोग है जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं। और दक्षिण एशिया में बात की जाए तो 385 मिलियन लोग इसमें आते हैं। और इसमें भारत के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर इनमें से अधिकांश जो दक्षिण एशिया में गरीबी लोग हैं तो वो भारत में रहते हैं और बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं। और इसके अलावा थोड़ी भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सोचने वाला आंकड़ा हमारे सामने आया है और ये है विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब 22.8 करोड़ गरीब भारत के अंदर ही है। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो हो जाएगा भारत के अंदर हैं। 22 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड स्थान की बात की जाए तो भारत के 2/3 गरीब लोग ऐसे घरों में रहते हैं। और इसके बाद नाइजीरिया का स्थान आता है सेकंड नंबर पर, जहाँ पर 9.6 करोड़ लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। यानी पहला हो जाएगा भारत और दूसरा हो जाएगा नाइजीरिया। और इसमें जो अन्य आंकड़ों के बारे में हम पढ़े तो देश में गरीबी वर्ष 2005 से 2006 में 55.1% से घटकर 2019-21 में 16.4% हुई है। लेकिन भले ही यहाँ पर परसेंटेज के मामले में कम हुई है, लेकिन यहाँ पर आबादी के तौर पर 22.8 करोड़ लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बाकी फर्स्ट पर यहाँ पर इसी रिपोर्ट को बाकी और विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है आयु के आधार पर गरीबी की बारे में दिया हुआ। इसमें तो ये इम्पोर्टेंट सवाल तो मैं बोल चुका हूँ। अब इसमें अगला रिपोर्ट सूचकांक पढ़ते हैं तो वो है ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022। और सबसे पहले तो बात ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये हो जाएगा मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी की जाती है। और इसमें शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा आइसलैंड को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें कितने देशों को आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक है जो 44 देशों के प्रणाली के आधार पर इसमें जारी की जाती हैं। और इसमें अन्य जो उप रैंक पर आते हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आइसलैंड, जो कि अभी हाल ही मैंने बताया है, और सेकंड है नीदरलैंड, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा डेनमार्क। और इनका स्कोर तो आइसलैंड का आप स्कोर याद कर सकते हैं, सबसे अधिक शीर्ष स्थान पर यही है और इसका स्कोर 84.7 इसका स्कोर है। इसके अलावा हम अगले पेज में पढ़ते हैं और यहाँ पर भारत की स्थिति हम जान लेते हैं। तो भारत की स्थिति में यहाँ पर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो 41वां स्थान है। और स्कोर का बात की जाए 44.4 भारत का स्कोर है। यहाँ पर पिछले साल की जो यही सूचकांक में भारत का 40वां स्थान था। और इस बार जो 2022 में जो भारत का 41वां स्थान हो जाएगा और 2021 की बात करें तो 40वां स्थान हो जाएगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसमें इसके अलावा सबसे बड़ा जो चर्चा में भी रहा है हाल ही में ब्रिटेन के
भारतवर्ष से ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। और ये ब्रिटेन के कितवें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये जो 57 इन 57 नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं। और इनको किन के द्वारा शपथ दिलाई गई थी, यहाँ पर महाराजा चार्ल्स III जो कि हाल ही में बने हैं ब्रिटेन के किंग बने, उनके द्वारा ये जो इनके द्वारा शपथ दिलाई गई 25 अक्टूबर 2022 को इनको शपथ दिलाई गई। और इनका किस पार्टी से संबंधित है, ये जो कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इससे पहले जो लीज ट्रस्ट की सरकार बनी थी इससे पहले, और उनको यहाँ आर्थिक कठिनाइयों की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और उनके बाद जो ऋषि सुनक को जो नया प्रधानमंत्री बनाया गया। और यहाँ पर जो लीज ट्रस्ट के बारे में ये फैक्ट ये भी है कि सबसे कम कार्यकाल वाली ब्रिटेन की ये प्रधानमंत्री रही है, जिनका मात्र 45 दिन का कार्यकाल रहा है। ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही थी। अब हम ऋषि सुनक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ा तो ऋषि सुनक के दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। और यह लिया जैसे ऋषि भारत से जुड़े हैं। और इनके जन्म की बात की जाए तो 1980 में ब्रिटेन के अंदर ही साउथ कैम्पटन में इनका जन्म हुआ था। और इसके अध्ययन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और इनकी वाइफ की बात करें, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के बेटे अक्षतम के साथ इसके विवाह हुआ है। उसकी पॉलिटिकल कैरियर के बारे में यहाँ पर हम पढ़े तो ब्रिटेन की सबसे अमीर सांसदों में ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वर्ष 2015 में पहली बार ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे। ब्रिटिश सुनक ने यह जीत यॉर्कशायर के रिचमंड से हासिल की थी। यानी जो ये इनका जो पहली बार जब इन्होंने जीत की थी, ब्रिटेन का कौन सा संसदीय क्षेत्र था, तो वो जगह यॉर्कशायर से रिचमंड से इन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा थोड़ा इनके बारे में और फैक्ट पढ़े तो ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सुनक के जो 2018 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे उस समय इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया था। इसके अलावा थोड़ा अन्य फैक्ट के बारे में पढ़े तो शासन में ऋषि सुनक के साथ इनकी पार्टी के 3 पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस शामिल है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल यह भी बनता है कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता यूनाइटेड किंगडम पहले हिंदू और अश्वेत प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इन्होंने जो ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख कर इन्होंने कसम खा कर इन्होंने शपथ ली थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है। और ये कितनी उम्र के अंदर प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ पर ये 42 ईयर की एज में यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर अगली रिपोर्ट के बारे में पढ़े तो है जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। और ये इस रिपोर्ट का ये जो 8वां संस्करण है, और ये कब जारी की गई थी, 20 अक्टूबर 2022 को ये जारी की गई थी। और ये इसके विषय के बारे में आप पढ़ लेते हैं। इसमें थीम क्या है, तो इसकी थीम यह है कि ये वर्ष 2022 इस रिपोर्ट की थीम है ऊर्जा संकट के लिए G20 की प्रतिक्रिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के महत्वपूर्ण है। यानी कि ये इसका थीम है इस बार की। और इसके बारे में बाकी छोटा देवा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बोल चुका हूँ। और इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़े तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि नवीकरण ऊर्जा हिस्सेदार में उच्चतम वृद्धि वाले देश हैं। ब्रिटेन सबसे टॉप पर है 63%, और जापान इसमें सेकेंड नंबर पर है। और इसमें सबसे कम वृद्धि है रूस की, सिर्फ 16% वृद्धि देखी गई है। और इसमें इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को 2022 को अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा और विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में 179 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पादन का नुकसान हुआ है। बाकी अगले रिपोर्टों की हम इंडेक्स की हम बात करें तो यहाँ पर है गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, गैलप के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए इसके आगे गैलप लगाया गया है। यानी कि सीधे तौर पर रिपोर्ट यही है कि लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022। और इस रिपोर्ट में 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा सिंगापुर, इसमें शीर्ष स्थान पर है। और
तंजानिया इसमें सेकंड नंबर पर आता है और ये 121 देशों में कानून व्यवस्था को लेकर इसमें रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। बाकी अन्य देश सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर यहाँ पर बात की जाए, सिंगापुर सबसे नंबर 1 पर है स्कोर 96 के साथ, और तंजानिया सेकंड पर है, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। और इस सूचकांक में सबसे कम निम्नतम स्तर पर कौन सा देश है जहाँ पर लॉ एंड कानून सबसे कम स्थिति पर जाता है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे कम स्थिति पर है। इस उसका अफगानिस्तान को 51 के स्कोर के साथ सबसे निम्नतम यानी सबसे खराब कानून व्यवस्था वाला देश बताया गया है। और इस वाला भारत की स्थिति की बात कर ली जाए तो इसमें गैलेब 2022 के कानून व्यवस्था सूचकांक भारत में 80 का स्कोर प्रदान किया, जबकि इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान को 82 का स्कोर प्रदान किया। इसी प्रकार बांग्लादेश 79 और श्रीलंका के समान 80 का स्कोर प्रदान किया गया। यह भी एक सवाल बनता है कि इस रिपोर्ट में भारत के साथ और कौन सा देश शामिल है, तो हो जाएगा श्रीलंका देश शामिल, जिसका भी 80 स्कोर है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करते हैं, विश्व बैंक ने की संधि जल संधि के लिए तटस्थ विशेषज्ञ एवं मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की है, और ये किन की नियुक्ति हुई है, तो इसमें माइकल लिनो के तटस्थ विशेषज्ञ और सियान मफी को मध्यस्थता अदालत के अध्यक्ष के तौर पर चुना। तो यहाँ पर ये दो नाम आपको याद रखना होगा, यानी कि विश्व बैंक ने सिंधु जल संधि के लिए तटस्थ विशेषज्ञ के तौर पर किन दो न्यायालय के नियुक्ति की है, तो बजेगा माइकल लिनो और सियान मफी। और इसके कारण के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसके बारे में पता चल जाए कि ये क्या है। तो वहाँ किशन गंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेद बने हुए हैं, और जिसके परिप्रेक्ष्य से उपयुक्त इनकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा और यह भी एक सवाल बनता है कि जो सिंधु जल संधि है वो किस देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। संधि के बारे में अगर हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में पढ़े तो ये 1960 के अंदर ये संधि हुई थी, और उसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तौर पर जो राष्ट्रपति थे वो थे अयूब खान। इनके बीच जो ये संधि हुई थी 1960 के अंदर ये संधि हुई थी। और सिंधु नदी के तहत कौन कौन सी पूर्वी नदियाँ, तो ये सतलज व्यास रावी के पूर्वी जल का भारत बैरोग स्टॉक उपयोग कर सकते हैं, जबकि पश्चिमी नदियाँ सिंधु झेलम और चिनाब का जल मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। यानी कि इन तीनों नदियों को जल भारत को दिया गया है, और इन तीनों सिंधु को, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा अन्य जल विद्युत परियोजना के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। तो वह किशनगढ़ जल विद्युत संयंत्र और सेकेंड है रतले जल विद्युत संयंत्र। तो वहाँ पर किशन गंगा जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है, तो हो जाएगा किशन गंगा नदी पर है। और यह रतले जल विद्युत संयंत्र है जो चिनाब नदी के ऊपर है, और ये जम्मू कश्मीर में बंदीपुर से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित, यानी कि जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। और इसकी बात की जाए, ये भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। बाकी इसके अलावा हम अगले रिपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक यहाँ पर आगे, और यहाँ पर पहला सवाल यही बनता है कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा ये जारी की जाती है। और इसमें कुल कितने, प्रथम स्थान पर कुल कितने देश है, तो यहाँ पर कुल 17 राष्ट्र है जो संयुक्त रूप से जिनका प्रथम स्थान पर दिया गया। और इसमें भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत का जो 107वां स्थान इस बार प्राप्त हुआ था 2022 की इस भूखमरी रिपोर्ट में। और यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा पढ़े तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ ग्रो हेल्थ, यानी आयरलैंड और जर्मनी की गैर सरकारी एक संगठन द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाने वाले GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 उद्देश्य क्षेत्र और देशों द्वारा वैश्विक भूख का व्यापक को टैंक करना है। बाकी अन्य और जो इसमें चार कौन कौन से प्रमुख मापदंड है जिनके आधार पर ये भूखमरी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वो हो जाएगा अल्प पोषण यानी अपर्याप्त भोजन, बच्चों में वेस्टिंग यानी बच्चों में तीव्र अल्प पोषण, बच्चों में स्टिंग यानी पुरानी अल्प पोषण, और बाल मृत्यु दर यानी अपर्याप्त पोषण और
और स्वास्थ्य वातावरण, इन 4 मापदंडों के आधार पर ये वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अलावा सूचकांक में अन्य शीर्ष देशों के बारे में यहाँ पर हम पढ़े तो GHI के स्कोर 5 से कम और 17 देशों को व्यक्ति में रैंक न केवल उन्हें समय रूप से 117 रैंकिंग दी गई है। और वो 117 देश कौन कौन से ये आप देख सकते हैं। उसमें भारत की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर 121 देशों में भारत का 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। और स्कोर के बारे में बात की जाए तो 29.1 का इसमें स्कोर रहा है। और अफगानिस्तान के बारे में बात की जाए तो भारत से पीछे एकमात्र ऐसे ही देश हैं तो वह अफगानिस्तान, बाकी सभी ऐसे ही देश भारत से आगे हैं। और इन्होंने इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। और भारत सरकार ने इस सूचकांक में कई गंभीर पद तृप्त कमियां मानते हुए भारत की छवि को धूमिल या कलंकित करने के प्रयास से बताते हुए इन्हें पूर्ण रूप से इन्हें खारिज कर दिया। यानी भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में किस वैश्विक रिपोर्ट को भारत सरकार ने रिजेक्ट किया है। तो वजह कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 को 22 की इस रिपोर्ट को भारत ने जो रिजेक्ट किया है भारत सरकार के द्वारा। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको पता है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना नाम था और इसका नाम बदलकर जो कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान, उनके नाम पर इसकी राजधानी का नाम रखा गया था। और अब इसका वापस नाम बदल के नूर सुल्तान से अब वापस अस्ताना नाम कर दिया। यानी जो पुराना जो पहले नाम था अब वही नाम वापस कर दिया गया है। यानी कि नूर सुल्तान की जगह वापस अस्ताना ही इसे बोला जाएगा। इसके बारे में थोड़ा न्यू फैक्ट के बारे में, अफगानिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो वर्ष 1991 में कजाकिस्तान के बारे में पढ़े तो कजाकिस्तान की आज़ादी के समय इसकी राजधानी अलमाती शहर को बनाया गया था। उस समय इस शहर में 70% लोग रूसी मूल के थे। ऐसे में सरकार को यह डर था कि वे कजाकिस्तान से अलग होने और एक स्वतंत्र देश की मांग कर सकते हैं। वर्ष 1995 में कजाकिस्तान की राजधानी को बदलकर अकमोला कर दिया गया। 1958 में अकमोला का नाम बदलकर अस्ताना किया गया था और फिर अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्ताना किया गया था और अब वापस नूर सुल्ताना का नाम बदल वापस अस्ताना कर दिया गया। इसके अलावा हाल में पता है आपको रूस ने यूक्रेन के 4 ऐसे प्रांतों पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद इसको जो अपने देश के अंदर विलय कर दिया है। और वो 4 क्षेत्र कौन से तो ये आप 4 क्षेत्र देखते हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और जापोरिजिया। इन चारों जो कि रूस यूक्रेन के प्रांत है और इस पर रूस ने कब्जा करके अपने रूस के अंदर विलय करने की घोषणा कर दी है। और ये 5 अक्टूबर के दिन ये हस्ताक्षर किए गए थे। यानी ये पूछा जा सकता है कि कौन से 4 प्रांत हैं जिनको हाल ही में रूसी सरकार के द्वारा यूक्रेन के क्षेत्र को अपने देश के अंदर विलय कर लिया है। इसके अलावा हम अगले रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और FATF की फुल फॉर्म क्या है तो हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है तो हो जाएगा पाकिस्तान को इससे बाहर किया गया है। और यहाँ पर FATF के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं तो फाइनल एक्शन टास्क फॉर मनी लॉन्ड्रिंग पर जो इसके फ्रांसीसी नाम ग्रुप डी एक्शन फाइनेंशियल के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। और FATF इसका मुख्यालय जो फ्रांस पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है। और ये जो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना G7 के पहल के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीति विकसित करने के लिए की गई थी। इसके अलावा हम अगला पढ़े तो वो है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो वो है भारत के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में यहाँ पर क्या मंजूरी मिली है तो वो फैसिलिटी को मंजूरी दी है और ये 5वीं बैठक को मंजूरी दी है। हाल ही में जो 5वीं बैठक हुई थी उसके अंदर इसे मंजूरी दी गई। इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा
पढ़ा है तो ये क्या है। तो इसके अलावा IAS की महासभा ने सोलर एक्स ग्रांड चैलेंज को भी मंजूरी दी है। इसके माध्यम से सौर क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये सोलर फैसिलिटी क्या है। तो ये ISA के फ्रेमवर्क के तौर पर भुगतान गारंटी तंत्र है। सोलर फैसिलिटी के दो वित्तीय घटक है, जैसे सोलर पेमेंट गारंटी फंड और सोलर इंश्योरेंस फंड। इसके माध्यम से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने का उम्मीद है। इसके अलावा इस बैठक के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा बारे में ये पढ़े तो यह भारत के अंदर ही इसकी बैठक हुई है हाल ही में। और ये भी पूछा जा सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 2022 की बैठक कहाँ पर हुई है। तो वहाँ पर नई दिल्ली के अंदर भारत में है जो इसकी बैठक हुई है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर पढ़े तो 15 देशों द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौते को हस्ताक्षर और सत्यापन के साथ ISA 6 दिसंबर 2017 को यह भारत के मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया था। और इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक सौर ऊर्जा को 1 लाख करोड़ डॉलर तक का निवेश करना इसका लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर इंटरपोल के बारे में यहाँ पर पढ़े तो इंटरपोल ने पहला वैश्विक मेटावर्स घोषित किया है। तो यहाँ पर जिसका हाल ही में बैठक भी भारत के अंदर ही हुई थी। और ये 90वें महासभा के एक सेशन में पुलिस मेटावर्स को लॉन्च किया गया है। इंटरपोल मेटावर्स विश्व भर में कानून और प्रवर्तन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पहला मेटावर्स है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य तथ्य के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो ये नई लॉन्च की गई सुविधा इंटरपोल के सुरक्षित क्लाउड के माध्यम से प्रदान की गई है और विकास में इसकी भागीदारी इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, इंटरपोल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट अन्य के साथ भागीदारी की है। इसके अलावा इस बैठक के बारे में यहाँ पर ये पढ़े तो ये इंटरपोल की 90वीं महासभा का 4 दिवसीय आयोजन भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर ये किया गया था। और इसमें भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक 25 वर्षों के अंतराल के बाद हुई है। और इससे पहले भारत में ये महासभा की 1997 के अंदर आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर ये भी आपको इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है इंटरपोल से संबंधित। यहाँ पर इसके थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर ये जान ले तो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण मदद करने वाले 195 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। और इसका मुख्यालय है जो लियोन फ्रांस के अंदर है। और वर्तमान के इसके महासचिव कौन है, तो वो जगह जुर्गन स्टॉक। और अध्यक्ष की बात की जाए तो अहमद नासर अल राइसी इसके वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष है। इसके अलावा यहाँ पर बुर्किना फासो देश के अंदर यहाँ पर तख्ता पलट हुई है। और ये एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। और तख्ता पलट के बाद इससे किसको राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया, तो वहाँ कैप्टन इब्राहिम त्राओरी इस देश का नया राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया है। और इससे पहले जो सरकार थी वो थी कर्नल पॉल हेनरी डामिन को मात्र 9 महीने बाद इस सत्ता में बेदखल कर दिया गया। और यहाँ पर नए राष्ट्राध्यक्ष बने तो वो आपको याद कराना है कैप्टन इब्राहिम त्राओरे। इसके अलावा अन्य इसमें जो भी पहले के तख्त पलट हुए उसमें यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो कुछ समझौते हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इजराइल और लेबनान के मध्य ऐतिहासिक समझौता सीमा समझौता हुआ है। और ये भूमध्य सागर स्थित मध्य पूर्वी देश इजराइल और उसके पड़ोसी देश लेबनान के साथ साझा समुद्री सीमा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। समझौते के बारे में यहाँ पर पढ़े तो उक्त समझौता दोनों देशों के मध्य संपन्न वार्ता में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। इससे परिणाम और इसका महत्व क्या है, तो इस समझौते के माध्यम से हो जाने से दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों देशों के बीच न केवल प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा बल्कि युद्ध का खतरा भी कम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा इतिहास के बारे में यहाँ पर जान ले तो इजराइल के वर्ष 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री विवाद चल रहा था, जिनके बीच अब वर्तमान में समझौता हुआ है। और यहाँ पर भारत और अफ्रीका के बीच रक्षा वार्ता संपन्न हुआ है।
जिसको शॉर्ट में IADD कहा जाता है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। और ये कहाँ पर हुई थी? ये गांधीनगर गुजरात के अंदर आयोजित की गई थी। यानी कि 2022 के अंदर भारत अफ्रीका के मध्य रक्षा वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर ये हुई है। और इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा अन्य फैक्ट वगैरह दिया हुआ है इसके बारे में। वो ये वर्तमान में कुल मिलाकर 20 रक्षा मंत्री और 7 सेना प्रमुख और अब 50 अफ्रीकी देशों ने रक्षा प्रमुख के लिए भारत अफ्रीका संबंधों को उच्च प्राथमिकता देने के लिए समाज में भाग लिया। यानी कितने अफ्रीकी देशों में भाग लिया? हो जाएगा 50 अफ्रीकी देशों में इन्होंने भाग लिया है। इसके अलावा यहाँ पर स्पाई न्यूज दी हुई 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा किए गए नरसंहार के विरुद्ध प्रस्ताव। और इसमें अमेरिका के 2 प्रभावशाली सांसदों ने रो खन्ना और शिव चाबोर द्वारा 1971 में बांग्लादेश और हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार में नरसंहार करार दिए जाने वाले संबंध प्रस्ताव को अमेरिका संसद में 14 अक्टूबर 2022 को पेश किया गया था। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा किए गए नरसंहार के विरुद्ध हाल ही में किस देश में संसद में ये प्रस्ताव पास किया गया? तो हो जाएगा अमेरिका के अंदर ये प्रस्ताव पास किया गया था। इसके अलावा जापान हटाएगा गर्भवती महिलाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध। ये भी एक सवाल बन जाता है कि हाल ही में किस देश द्वारा गर्भवती महिलाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया? तो हो जाएगा जापान देश के अंदर लगाया गया है। और यहाँ पर इसके अलावा ग्लोबल स्ट्रेस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी जारी की गई थी हाल ही में। और ये जारी करता कौन सी है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की गई थी। और इसमें कुछ रिपोर्ट वगैरह दी हुई है। और यहाँ पर पढ़ लेते हैं जैकब अली दुबई का गांव है जहाँ पर पहला भारत और अरबी वास्तुकला के लिए मिले जुले रूप से एक भव्य हिंदू मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें ये फैक्ट वगैरह हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और अगले पेज आ चुका है राष्ट्रीय परिदृश्य। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो भी प्रमुख फैक्ट सवाल बनते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।